Hello dear students, welcome to our YouTube channels of Narana Coaching. Myself Sachin Singh and I am your biology teacher. बच्चों, जैसा कि आपको बता दें, आज ये हमारा क्लास 9th का टॉपिक है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस टॉपिक का आज ये पहला लेक्चर है बच्चों। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से बेटा पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एकेडमिक्स प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे और बच्चों सारी चीज़ों को डिटेल में विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और बच्चों दूसरी चीज़ एक बात और बता दें आपको कि इस प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे कवर अप करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, पेंडेमिक टाइम में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप स्कूल नहीं चल रहे हैं, कोचिंग्स नहीं चल रही हैं, तो बच्चों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और हमारे दूर दराज के बहुत सारे भी ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन सारी एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं बच्चों। इसलिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे चैप्टर का हम लोग पूरा डिटेल में इस कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि जो सीबीएसई का कोर्स है बच्चों प्लस आपके आईसीएसई का जो कोर्स है वो तो कवर अप करेंगे ही करेंगे। और आपको ये भी ध्यान देना है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करके कैसे बोर्ड एग्जाम्स में और आपके एकेडमिक्स के एनुअल एग्जाम्स में कैसे 100 आउट ऑफ 100 कवर अप कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और एक बात और बच्चों, एनटीएससी हो गया, केबीपीवाई हो गया और अदर जो ओलंपियाड्स एग्जाम होते हैं, इनके लिए भी हमारे वीडियोस बहुत यूजफुल होने वाले हैं। लेकिन आपको अपने साथ पढ़ते वक्त बच्चों पेन और एक रफ कॉपी साथ में रखना है। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे आप फटाफट नोट करते चलिए, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। और आपको हमने अभी कुछ देर पहले अपने बारे में बताया बच्चों, मेरा नाम सचिन सिंह है। मैं आपको बायोलॉजी स्पेशली पढ़ाऊंगा, इसके अलावा भी मैं आपको सोशल साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आज हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी क्लास 9th का साइंस का जो आपका बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है बच्चों सेल का, और उसका क्या नाम है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सीबीएसई का जो साइंस के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सेल। और सेल बायोलॉजी को हम लोग आज जानेंगे डिटेल में। लेकिन बेटा इससे पहले कि हम टॉपिक को शुरू करें, आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। आप हमें जितना प्यार देंगे, सहयोग देंगे, हमें और उतना ही। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी होता है, हर काम बिना एनर्जी के नहीं हो सकता, जैसा कि आप जानते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से एनर्जी के रूप में हमें लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमें लगेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, और उस एनर्जी को हम लोग पढ़ाने में रिफ्लेक्ट करके आपको देंगे। अब जैसा कि जानते हैं कि जो एनर्जी हम लोग अपने यूनिवर्स में देते हैं वही एनर्जी हमें रिटर्न मिलता है। तो बेटा इतना आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा आज पहला लेक्चर है सेल वाले टॉपिक का, इसलिए हम थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं, हम रोज इतनी बकवास नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा कर रहे हैं। तो चलो आज बेटा हमारा जो सेल बायोलॉजी का टॉपिक है ये क्लास 9th का, आप जैसा कि जानते हैं बच्चों क्लास 9th में इसको हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक हमारा यही क्लास 9th का सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज अ सेल एंड व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। जितने भी प्रकार के इस अर्थ पे, इस धरती पे जितने भी टाइप्स के लाइफ हैं, उन लाइफ में सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं बच्चों, ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा। सेल क्या है और क्या कुछ सेल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ द सेल्स, सेल का डिस्कवरी किसने किया, सेल का क्या बेसिक फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप और साइज कैसा है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी, चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक पे आपको जो जानना है उसमें सबसे पहले जानना है सेल के बारे में। लेकिन बच्चों आपको याद दिला दें कि आपके क्लास 9th का जो चैप्टर का नाम है ना, आपको याद होगा या नहीं भी याद होगा कोई बात नहीं, आप एक बार अपने बुक्स को उठा के देखिए। उस चैप्टर का जो नाम लिखा है वो लिखा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट इज द लाइफ। सेल तो हम लोग जानेंगे, कह रहा है कि जो है इसको शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो कह रहा है कि जो सेल है ये हमारे जीवन का इकाई है, यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक। तो बेसिक क्या होता है बेटा, होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। जैसे कि कोई भी बॉडी ऑर्गेनाइज अगर हो रही है,
कोई भी लिविंग थिंग्स अगर अपने इस अर्थ पे अपने आप लाइफ को सस्टेन कर रहा है तो सस्टेन करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, कारण क्या होता है, उसकी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है और उसकी बॉडी का कोई ना कोई अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या है स्ट्रक्चर, क्या है फंक्शन, लेकिन ये कब जानेंगे, जब हम लोग पहले लाइफ को समझ लेंगे। तो देखिए बेटा, आपके चैप्टर का जो नाम है वो कह रहा है कि सेल इज द फंडामेंटल, या कह सकते हैं सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कह रहा है कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये फंडामेंटल यूनिट होता है। अब यूनिट आप जैसा कि जानते हैं, जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर होती है, मास का यूनिट आप जानते हैं ग्राम किलोग्राम होता है बेटा, उसी तरह हमारे लाइफ की भी एक यूनिट है और उसका क्या नाम है, सेल। लेकिन आपको ये जानना है कि क्यों। अभी तक तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जान रहे थे कि जैसे कि डिस्टेंस हो गया, कोई मास हो गया, या मान लीजिए कि कोई आपके पास मास की अगर एग्जाम्पल अगर आपको समझाएं तो सपोज करिए आपके पास 1 किलोग्राम मिल्क है या 1 किलोग्राम आपके पास शुगर है, चीनी है, तो ये तो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं कि इसका यूनिट किलोग्राम या ग्राम में मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन लाइफ में कहाँ से यूनिट की बात आ गई, यहाँ भी यूनिट की बात है। जैसे कि आपको बता दें कि ऑल लिविंग बीइंग्स स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम अ सेल, या कह सकते हैं स्टार्ट्स देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी लाइफ कहाँ शुरू होती है बेटा, सेल से शुरू होती है, कोशिका से शुरू होती है। तो इसीलिए हम लोग सेल कोशिका को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग जानेंगे। तो चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइफ की। तो हम लोग सेल के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन लाइफ क्या है ये तो जान लो। तो देखो, लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ का मतलब होता है कि जितने भी इस अर्थ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं जिसकी वजह से उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि दिस इज द लाइफ एंड दिस इज द नॉन लिविंग थिंग्स एंड दिस इज द लिविंग थिंग्स। तो लाइफ के बारे में बात करें तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म द सम बेसिक फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन है बेटा, तो अगर फंक्शन की बात करें तो कौन ऐसे फंक्शन हैं जिनकी वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस की अगर बात करें तो आप देखिए, सबसे पहले तो होता है न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब कि उनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इस अर्थ पे अपने आप को सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिशन करना पड़ता है, पोषण करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा फंक्शन होता है बच्चों, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, रिस्पिरेशन। ये भी एक बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है। अगर कोई भी थिंग्स अगर रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको हम लोग किस में कैटेगराइज करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सारे बेसिक फंक्शंस कंडक्ट करता है, परफॉर्म करता है बॉडी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि जो लोग ये फंक्शन नहीं करते हैं, भले ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह दिखते हों, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, वो लाइफ नहीं होता है। तो देखिए, जो न्यूट्रिशन कर रहा है, जो रिस्पिरेशन कर रहा है, जो एक्सक्रीशन भी करता है। एक्सक्रीशन आप जैसे कि जानते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पॉइजनस प्रोडक्ट है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना, रिमूव आउट कर देना, वो कहलाता है एक्सक्रीशन। इसके बाद होता है रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, उनको रिप्रोडक्शन भी करना होता है। क्यों, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, अपने पॉपुलेशन का ग्रोथ करने के लिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कोई भी स्पीसीज आप ले लो, जैसे कि सबसे सिंपल सा है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज है। तो ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज है, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्पीसीज की पॉपुलेशन को ग्रोथ कराते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं इंक्रीज, क्योंकि इस अर्थ पे हमारी जो एक है ना, हमारा अर्थ जो पे अस्तित्व है, जो एक सस्टेबिलिटी है, वो बनी रहे। ठीक है बच्चों, तो रिप्रोडक्शन करना, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, न्यूट्रिशन करना, और भी हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिक बातें, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सारे लिविंग फंक्शंस करते हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। और इस लाइफ को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेल चाहिए। बिना सेल के कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है, बिना सेल के कोई भी लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकता है। तो ये बातें हैं, और इन बातों को अगर आपको समझ में आ गया हो बेटा, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। और सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे, देखिए अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग इसमें सिर्फ
थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन की बातें हैं, तो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके बाद हम लोग फिर आगे आएंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उन चीज़ों को एकदम इंजॉय करके पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो आज जो है इंट्रोडक्शन में हम लोग अभी हमने टर्म लिखा, यहाँ पे बातें लिखा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, सेल को कहते हैं। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, लेकिन अब प्रश्न, अब तो लाइफ आप जान गए, सभी लोग जान गए कि क्या है लाइफ। मतलब ने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये आपको अभी फंक्शन लिखा, ये सारे बेसिक या सारे बायोलॉजिकल फंक्शन जो लोग करते हैं उसे हम लोग लाइफ कहते हैं। लेकिन लाइफ का फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, सेल को कहते हैं। तो अब प्रश्न फिर से एराइज होता है, व्हाट इज द सेल, सेल क्या है। तो चलिए अब हमारा अगला जो प्रश्न है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल, सेल क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो, सेल तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया, आपके चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको थोड़ा और एलेबोरेट करके अगर हम बोलें तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस देयर लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के रूप में शुरू करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ शुरू होता है ना, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, आइदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई एक कोश की जीव है जैसे बैक्टीरिया, वो भी उसको भी अपनी लाइफ को शुरुआत कैसे करना पड़ता है बच्चों, सेल से करना पड़ता है। और अगर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हायर प्लांट्स, ठीक है, ये सब भी अपनी लाइफ को कैसे शुरू करते हैं, सिंगल सेल से ही शुरू करते हैं। तो सेल का तो ये एक बेसिक फंडामेंटल आप कह सकते हैं, इसी बातों को हमने इलेबोरेट कर दिया। ये भी कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक, बोलेंगे यहाँ पे, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बच्चों, तो ये लाइफ का जो सेल होता है ना, क्या होता है, एक कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होता है। शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो आपको लग रहा हो कि भाई सर इतना शुद्ध हिंदी क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों। भाई आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारे कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के भी होंगे जो देखते होंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें हम लोग दोनों कवर अप करते चलेंगे, बाइलिंगुअल बोलेंगे हम, लेकिन लिखेंगे आपका सीबीएसई बोर्ड ही ज़्यादा कवर होगा। तो देखो इसमें लिखा है सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यूनिट यहाँ पे छूट गया बेटा, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे यूनिट ऑफ लाइफ हमें लिखना था। ये देखिए अभी इसको दोबारा देखते वक्त करेक्ट कर दिया हमने। तो यूनिट ऑफ लाइफ, बस ये बेसिक बातें हैं। और इसमें सबसे और इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये फंक्शनल होता है और स्ट्रक्चरल, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारी बॉडी है, मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में, लेकिन अगर आपसे कहें कि क्या हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन हो रहा है, तो नहीं। सही आंसर होगा हमारी बॉडी के हर एक सेल में हो रहा है। ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। तो बेटा देखो, रिस्पिरेशन जो है ना हमारे बॉडी के हर एक सेल में हो रहा है, एक एक सेल में हो रहा है, और वही सारे सेल मिलके एक सिस्टम को बनाए हुए हैं, हमारे पूरी बॉडी के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी मान लो कोई कंपनी चल रही है, तो उस कंपनी में छोटे एम्प्लाई हैं, बड़े एम्प्लाई हैं, मैनेजर है, इंजीनियर है, टेरिटरी मैनेजर है, और कंपनी का डायरेक्टर होता है, चेयरमैन होता है। ये सारे लोग मिलके उस पूरी संस्था को चलाते हैं। उसी तरह बेटा आपको बता दें कि हमारे पूरी लाइफ को, खास करके जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के फंक्शन को उनकी पूरी बॉडी कंडक्ट नहीं करती है। अगर हम लोग सही में देखें, सही मायने में देखें, तो बॉडी का हर एक सेल कंडक्ट करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि सेल इज द फंक्शनल, मतलब हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो हर एक सेल में हो रहे हैं। इसीलिए कहा था सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारे बॉडी में होने वाले फंक्शन हर एक सेल में हो सकते हैं, मतलब अकेला सेल भी वो काम कर सकता है। फिर यहाँ पे लिखा गया बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल हमारे बॉडी का एक संरचनात्मक इकाई भी है। जैसे इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए, इस पूरे घर को बनाने के लिए बेटा, जैसे एक एक ईंट को हम लोग लगाते हैं, जोड़ते हैं ना, उसी तरह हमारे बॉडी को भी बनाने के लिए शुरुआत कहाँ से हुआ था, सिंगल सेल से हुआ था, और वही सिंगल सेल डिवाइड होके जो है आज
मिलियंस ऑफ सेल या कह सकते हैं पूरे बॉडी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, आप कहोगे नहीं सर ये आपका बॉडी है। नहीं नहीं बेटा, ये ग्रुप ऑफ सेल है, बॉडी नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि ग्रुप ऑफ सेल जो है उसको हम लोग एक सिंगल टर्म दे देते हैं बॉडी। तो बस वही चीज़ है कि पूरी बॉडी का जो निर्माण जो हुआ है, जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो सेल से शुरू हुआ था। इन बातों को हम लोग आगे फिर से और डिटेल में जानेंगे। आगे देखते हैं सेल के बारे में। तो चलो बेटा, ये जो है ना, ये जो 2 टॉपिक्स हैं इसको आप नोट कर लेना कि सेल क्या है। तो बताएंगे आप, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल एंड सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बातें अगर आप जान लिए तो हम इसके बारे में और थोड़ी बातें कर लेते हैं इसके अलावा। तो इसका सेल का एक डेफिनेशन भी इसमें हम लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इंट्रोडक्शन था। सेल के बारे में एक बात हम और लिखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे द सेल इज टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा मास होता है, स्ट्रक्चर होता है। द सेल इज टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। और आप बताएंगे एंड दैट सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन एंड सेल इज कैपेबल टू performing all essential biological activities। जो सेल होता है ना बेटा, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो अकेला एक सेल भी करने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है, कैपेबल होता है। यही बातें यहाँ लिखा गया है कि सेल क्या होता है, द सेल इज टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का एक छोटा सा मास होता है जो कि चारों तरफ से किससे घिरा होता है, सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा आपको घबराना नहीं है, ये भी आएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर हम एक रफ डायग्राम बना दें तो जो सेल होता है ना, सेल एक तरफ कह सकते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और ये एक मेम्ब्रेन से घिरा है सपोज करिए, और इस मेम्ब्रेन के अंदर सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ये फ्लूइड मटेरियल जिसे हम लोग कहते हैं सेमी फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है ना, इसी फ्लूइड को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स भी कहते हैं या तो इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये 70 से लेके 80% वाटर से बना होता है। तो सेल के अंदर का जो वाटरी मटेरियल होता है, जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है, जो कोलाइडल सबस्टेंस है, दैट कोलाइडल सबस्टेंस टू सपोर्ट द ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो कोलाइडल सबस्टेंस होता है, जो मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर का फ्लूइड, ये सेल के सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कराने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है और सेल को लाइव कंडीशन में भी रखने में हेल्प करता है प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए बेटा प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बेसिक यूनिट भी सेल का हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, वो आगे आएगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए सेल क्या है, तो इसके बारे में बताया। सेल इज द टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स। तो टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जो किससे घिरा होता है बच्चों, मेम्ब्रेन से घिरा होता है। एंड सेल इज कैपेबल टू परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या है, अभी हमने बोला रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे जितने भी इसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आपको भी बोला गया, समझाया गया, हमने कुछ देर पहले लिखा भी था। ये सारे फंक्शन को अकेला एक सेल कर सकता है। तो सोचिए, जो अकेला सेल ये सारे फंक्शन कर सकता है तो वही सारे फंक्शन हमारी पूरी बॉडी भी तो कर रही है। तो आप सेल को क्या कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का, या कह सकते हैं पूरे लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का जवाब था कि सेल क्या है। तो आप बताएंगे सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल सारे फंक्शंस को अकेले कर सकता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स हैं बच्चों, अपनी लाइफ का शुरुआत कैसे करते हैं, सिंगल सेल से करते हैं। अब हम लोग ये बातें जान गए। अब हम लोग आगे इसके अलावा बात करेंगे कि सेल के डिस्कवरी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, सेल की हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये तो था इंट्रोडक्शन।
सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, लाइफ क्या है, ये हमने आपको बताया। ठीक है बच्चों, और ये सेल का आपका जनरल एक डायग्राम हमने बना दिया है कि सेल आप देख सकते हैं ओवल सेल शेप का है, बीच में इसका न्यूक्लियस है और उसके किनारे किनारे मेम्ब्रेन है, और बीच में इसके जो फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब आगे आइए, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो इस टॉपिक का या इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे एग्जाम्स में पूछता है बेटा, कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, सब में ये पूछता है कि सेल के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि सेल की हिस्ट्री क्या है, सेल कहाँ से आया, सेल किस शब्द से लिया गया है, इसको सबसे पहले किसने देखा था, और इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, उन लोग हम जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। और बच्चों इसके बारे में हम और भी बता सकते हैं कुछ और फैक्ट्स अबाउट द सेल, कुछ सेल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी हम बताएंगे। फैक्ट्स अबाउट द सेल, सेल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं इनको बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हु इन्वेंट द सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल, या सबसे पहले सेल को किसने इन्वेंट किया, सबसे पहले किसने सेल की खोज की। तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम लोग, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही है बेटा, तो उसको भी आप पढ़ते रहिए। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी एकेडमिक एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, या कोई भी आपके वनडे एग्जाम्स हो, सभी का जो बाइबल होता है ना, बाइबल जिसे हम लोग अगर कहें कि आपका बाइबल क्या है या आपका गीता क्या है, तो भागवत गीता आप कह लो या बाइबल कह लो। स्टूडेंट लाइफ में बेटा एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना वो हमारी बाइबल है, उसको तो उसके बिना तो कल्याण हो ही नहीं सकता है, उसे पढ़ना है, मस्ट है, तो उसे पढ़ते रहिए। तो उस बुक में सबसे पहले ही चैप्टर पे दिया है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो बताएंगे कि सेल वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। उनका क्या नाम था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले देखा था। कहाँ देखा था, खुद के सेल्फ डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा। जो रॉबर्ट हुक थे, जैसे आपको बता दें कि सेल का डिस्कवरी जब तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हो पाया था तब तक सेल का डिस्कवरी पॉसिबल नहीं था। जब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया उसके बाद ही पॉसिबल हो पाया। तो देखो बच्चों, जो रॉबर्ट हुक है ना, इन्होंने कब किया था, इन 1665 थ्रू द, ये बातें लिखेंगे आप, थ्रू द सेल्फ डिज़ाइन, खुद से डिज़ाइन किया हुआ उनका एक माइक्रोस्कोप था। ठीक है, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जो सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप था ना, उसके इन्वेंशन के बाद इन्होंने इसको देखा, किसको, सेल को देखा था। तो बताएंगे सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, या सेल वॉज फर्स्ट सॉ बाई द रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले सेल को देखा गया था। लेकिन सेल को कैसे देखा था, थ्रू द सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद से अपना एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था, उसका नाम था सिंपल टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप। और ये सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप जो था ना बच्चों, किसी भी सेल का या किसी भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का 3 गुना उसका स्ट्रक्चर बढ़ा सकता था, 3 या 4 गुना स्ट्रक्चर उसका इंक्रीज कर सकता था। तो उसके स्ट्रक्चर को 3 गुना 4 जब आप मैग्नीफाइंग करते हैं तो सेल को सबसे पहले देखा था। और इन्होंने स्ट्रक्चर कैसा देखा था, तो आप बताएंगे ही सा द सेल लुक लाइक द हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर देखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो आप बताएंगे ही सा, इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, उन्होंने जो देखा वो कैसे देखा था, सेल का स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब जैसा था। अब आपके मन में आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों के हनी कॉम्ब क्या होता है, और हनी कॉम्ब अगर आप जानते हो, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, सेल को इन्होंने जो देखा था बच्चों वो कैसा दिखा था, हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के शेप का जो था, मधुमक्खी के आकार का था, मधुमक्खी के शेप का था। और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आपने हेक्सागोनल शेप पढ़ा होगा, बेंजीन रिंग। तो हेक्सागोनल शेप का मतलब जो षटकोणी होता है, 6 कॉर्नर वाला होता है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दे रहे हैं। इसे इरेज कर देते बेटा। आई थिंक आप लोग नोट भी करते होंगे साथ साथ, और अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी लोग और बहुत मेहनती हैं, मेहनत करेंगे, सब लोग हमारा साथ मेहनत करेंगे।
तो चलो बच्चों, अब हम लोग शुरू बताते हैं आपको हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। हनी कॉम जैसे देखिए मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल शेप का ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। सबसे पहले किसको दिखाई दिया था? रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने जो स्ट्रक्चर देखा था बेटा, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया था। इसी को इन्होंने बोला, इसके एक एक सिंगल यूनिट को इन्होंने बोला ये क्या है? सेल है। तो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, इसी को इन्होंने कहा, ये सिंगल यूनिट जो है इसी को इन्होंने कहा कि सेलुला। इन्होंने क्या बोला? सेलुला। सेलुला इज द लैटिन वर्ड, इसे टर्म दिया गया, जो उन्होंने टर्म दिया था रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? सेलुला। इसके सिंगल यूनिट को सेलुला बोला, और सेलुला का मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट या लिटिल रूम, छोटा सा रूम। और इस छोटे छोटे रूम से मिलके ये पूरा बना था। अब क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ देता है या आपसे एग्जाम में पूछता है कि उन्होंने जो माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया था, किस चीज़ पे किया था, किस ऑब्जेक्ट पे किया था? तो वो ऑब्जेक्ट था डेड कॉर्क स्लाइस। उसे क्या कहते हैं? डेड कॉर्क स्लाइस। उन्होंने जो सबसे पहले देखा था वो डेड लाइक स्ट्रक्चर था, डेड सेल था, और वो डेड स्ट्रक्चर क्या था? उसको बोलते हैं कॉर्क स्लाइस। प्लांट का जो बार्क होता है ना बच्चों, तो उसको बोलते हैं कॉर्क। डेड कॉर्क स्लाइस में इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्व्ड इन डेड कॉर्क स्लाइस। अब ये डेड कॉर्क स्लाइस क्या है? तो आपको बता दें कि एक प्लांट है ना, कोई भी प्लांट, तो प्लांट के ऊपर का जो बार्क होता है, छिलका, जो सबसे ऊपर का कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट, वो क्या होता है? डेड नेचर का होता है। तो उसी को उन्होंने रिमूव किया, और रिमूव करके उसको पतले पतले स्लाइस में कट किया, और पतले पतले स्लाइस में कट करके जब उसको ऑब्जर्व किया तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को एक सिंगल यूनिट को उसने क्या बोला? उन्होंने सेलुला बोला। और सेलुला एक लैटिन वर्ड है, और ये कहाँ से लिया गया? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेलुला, इसका मीनिंग है लिटिल रूम, छोटा रूम। और इस छोटे रूम को इन्होंने बाद में सेल बोला गया, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में इसको सेल बोला गया। और यही सेल जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी लाइफ का। तो इसको डेड कॉर्क स्लाइस में खोजा था। ये बातें अगर आप जान लिए हो बच्चों, तो एक पॉइंट और आपको बता देते हैं, ये सब नोट करते रहिएगा। पूछता है आपसे कि कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उस स्ट्रक्चर को क्या टर्म दिया उन्होंने, उस टर्म का मतलब क्या है, फिर इसके बाद उसको उन्होंने कहाँ देखा था, तो बताएंगे ऑब्जर्व्ड इन द डेड कॉर्क स्लाइस। तो अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन का जवाब तो ऐसे ही मिल गया कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल इन्वेंट किया था, जो डिस्कवर किया था बेटा, वो क्या था? लिविंग सेल था कि डेड सेल था? वो था डेड सेल। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डेड है, तो जब ऑब्जेक्ट ही डेड है तो उसमें से सेल लिविंग कहाँ से होगा बेटा? तो ये बातें नोटिस करने वाली हैं कि आपसे अगर पूछेगा कि हु इन्वेंट द सेल या डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो आप बताए हुए रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे पूछेगा हु इन्वेंट द लिविंग सेल, तब आप रॉबर्ट हुक का नाम नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया कि वो डेड किए थे कि लिविंग किए थे। लेकिन हम जानते हैं कि उनका ऑब्जेक्ट क्या था? डेड था। तो डेड ऑब्जेक्ट में डेड ही सेल उनको मिलेगा। लेकिन आपसे जब पूछेगा लिविंग सेल किसने इन्वेंट किया है, तब वहाँ पे आंसर हमारा बदल जाएगा, जबकि हमारा आंसर जो है वो आगे मिलेगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, तो हम अपने आंसर को आगे देखेंगे। तो चलो बेटा इसे इरेज कर देते हैं। और आपको एक पॉइंट इसमें और है जो आपको बताना है। देखिए ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल शेप में देखा था। उसके एक सिंगल यूनिट को या एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने सेलुला बोला। सेलुला का मतलब लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट। लेकिन एक बात और आपको जानना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो रॉबर्ट हुक ने अपने सेल के बारे में जो उन्होंने कुछ बताया, तो रॉबर्ट हुक ने जो कुछ भी अपनी थियरीज दी, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया, तो वो जो दिया इन्होंने वो किस में लिखा था? तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब द सेल। आप बताएंगे रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब द सेल या डिस्क्राइब द सेल इन हिज बुक। उनकी अपनी एक बुक थी, इन हिज बुक, और उस बुक का नाम क्या था ये भी आपसे पूछता है। तो ये उस बुक का नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, डिस्क्राइब किया था, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इसको आप नोट कर लेना सभी लोग। इधर से आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए लिखा है डिस्क्राइब द सेल। जो रॉबर्ट हुक ने डिस्क्राइब किया था सेल के बारे में कि वो हनी कॉम जैसा होता है, और उसके सिंगल यूनिट को हम लोग सेलुला बोलते हैं। ये सारी बातें जो उन्होंने लिखा, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और बच्चों
माइक्रोग्राफिया की वजह से उन्होंने सेल के बारे में इतना सारे अच्छी बातें बता दिया ना कि आने वाले जो आगे के साइंटिस्ट थे उनको सेल के बारे में और अध्ययन करने में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसके बारे में अच्छी से अच्छी बातें और बता सके लोगों ने। तो उन लोगों ने जो आगे की बातें बताया, इस वजह से हम लोग रॉबर्ट ब्राउन को क्या कहते हैं, सॉरी रॉबर्ट हुक को, तो रॉबर्ट हुक इसी वजह से फादर ऑफ द सेल भी कहते हैं, फादर ऑफ द साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक इज ऑल्सो known as फादर ऑफ, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज द साइटोलॉजी, ये सारे नया टर्म क्या ला दिया इसमें, ये साइटोलॉजी क्या है। तो सिंपल सी बात है बेटा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान बात है कि जिसमें हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं। बायो का मतलब था लाइफ और लॉगस का मतलब था स्टडी। तो टू स्टडी अबाउट द ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर फॉर्म्स, सब हम लोग जब सारे लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। बस उसी तरह साइटोलॉजी इज द आल्सो ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द सेल, जिसमें हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये बात भी यहाँ लिख लीजिए बेटा, आप भूलेंगे नहीं और आप अपने नोट भी करते रहेंगे साथ साथ। तो इसमें देखिए लिखा है कि स्टडी अबाउट द सेल, स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड, स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। उसे क्या कहते हैं बेटो बच्चों, साइटोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि स्टडी अबाउट द सेल, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने सेल के बारे में बहुत सारी अच्छी थियरीज, बहुत सारी अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए थे, उसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया था लोगों को, जिससे कि आगे फर्दर और इन्वेंशन करने में, उसके बारे में और डिस्कवरीज करने में लोगों को आसानी हो गई। तो चलिए, ये बातें तो इससे अब ज़्यादा नहीं आना आपको, इतना बहुत सारी बातें हैं और यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ द सेल से ही रिलेटेड है बेटा, और हम लोग जानेंगे इसमें। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, हालांकि इसमें कुछ समझना नहीं है, एक तरह से ये हिस्ट्री है सेल का, हम लोग अभी तो समझने वाली पॉइंट सब आगे हैं, आगे आएगा। तो हिस्ट्री अगर आप जान लिए हो तो अभी और भी बाकी है हिस्ट्री। अब हम लोग जानेंगे कि सेल का, लिविंग सेल किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल। तो ये ऊपर लिखा है डिस्कवरी ऑफ द सेल से रिलेटेड, बाकी बातें हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्री लिविंग सेल, कि सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स को किसने इन्वेंट किया था। तो फ्री लिविंग सेल्स को इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, उनका नाम था एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था बच्चों, एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये कब किया था, 1674 में। 1674 में एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक में किस में किया था, पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में किया था बच्चों। और ये क्या देखे थे, इनको अभी माना जाता है कि इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को देखा था, कुछ प्रोटिस्टा को देखा था, प्रोटिस्टा जैसे कि अमीबा, ठीक है, उनको प्रोटिस्ट कहते हैं, बैक्टीरिया प्रोटिस्ट। और इसके बाद इन्होंने आरबीसी को भी देखा था, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल को भी देखा था। और ह्यूमन बॉडी का ही एक सेल होता है, इसे कहते हैं स्पर्म, स्पर्म को भी इन्होंने देखा था। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था। और ये कैसे था, जैसे कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टडी किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। उसी तरह जो बच्चों ये है एवी ल्यूवेनहॉक, इनका नाम है एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी 1674 में ये किया था, पॉन्ड वाटर में किया था, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा को देखा था। फिर इसके बाद ह्यूमन बींग्स में आरबीसी और स्पर्म सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किया था। इन्होंने भी खुद से डिज़ाइन किया था, सेल्फ डिज़ाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उनका खुद से बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था, उसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा ज़्यादा एडवांस था। इसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से इन्होंने देखा था, क्या देखा था, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट को पॉन्ड वाटर में देखा था। कब देखा था, 1674 में। तो आपसे पूछता है बच्चों कि हु इन्वेंट द लिविंग सेल,
तो आपके क्वेश्चन का जवाब होगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ये बात याद रखना। लेकिन जब आपसे पूछेगा हु डिस्कवर्ड द सेल या हु इन्वेंट द सेल, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक। लेकिन जब आपसे सिर्फ सेल पूछेगा तब आप रॉबर्ट हुक बताओगे, जब लिविंग सेल पूछेगा तब आप एंटोन वॉन लीवेनहॉक बताओगे, ठीक ना। तो ये बातें भी हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेल से रिलेटेड और डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे। ये हो गया, इसको नोट कर लेना आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग अभी और भी फैक्ट्स हैं कि सेल की डिस्कवरीज लगातार होती रही और आज तक हो रहा है। इस पर अभी बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे इन्वेंशन अभी बाकी हैं हमारे ह्यूमन बॉडी का या पूरे लिविंग ऑर्गेनिम्स के फिजियोलॉजी को, फंक्शन को समझने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हमारी इन्वेंट कर ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें खोज ली गई हैं बच्चों। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, सेल जो है लिविंग सेल खोज लिया गया, लेकिन सेल काम कैसे करता है, सेल को कंट्रोल कौन करता है? तो उसके लिए एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, कब? 1831 इनका इरा समय था इन्वेंशन का। और इन्होंने क्या बताया कि जो सेल होता है ना बच्चों, सेल को कंट्रोल, जैसे हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना, उसी तरह सेल को कौन कंट्रोल करता है? सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेल के पास भी एक कंट्रोलिंग ऑर्गेनेल होता है, कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनेल होता है, उसका क्या नाम है? न्यूक्लियस। तो इन्होंने इसको इन्वेंट किया, उसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, उसी तरह पूरे सेल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कौन करता है कंट्रोल? न्यूक्लियस। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा, आप बताएंगे न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस को खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था बच्चों। कब? 1831 में। और अब ये न्यूक्लियस क्या है? जैसे कि अभी डायग्राम आपको हमने कुछ देर पहले बनाया था, एक बार फिर से बना दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने एक रॉ डायग्राम बना दिया, ये सेल है और सेल के अंदर जो होता है सेंटर में ये डबल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे ही कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और ये है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है? ढेर सारा एक फ्लूइड है, एक मैट्रिक्स है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फैला होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये जो सेंटर में आपको हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है? पूरे सेल के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, कि सेल को कब डिवाइड करना है, सेल को रिस्पिरेशन कब करना है, सेल को डाइजेशन कब करना है। ये सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। इसीलिए हम लोग सेल को क्या, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं बेटा। तो ये हमारा सेल का एक रफ डायग्राम है और इसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन अब आगे प्रश्न ये आता है बच्चों कि इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने ये कहाँ इन्वेंट किया था? तो आप बताएंगे कि ऑर्चिड के प्लांट के रूट्स में। ये कहाँ किया था? ऑब्जर्व किया था। यहाँ आप लिख दे रहे हैं ऑब्जर्व्ड इन ऑर्चिड प्लांट। ऐसे भी लिख सकते हैं रूट्स ऑफ ऑर्चिड्स प्लांट। ऑर्चिड्स के प्लांट्स के रूट्स में किया था, इसमें ऑब्जर्व किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने। किसको? न्यूक्लियस को। तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आपको हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं, आपको बस जानकारी होना चाहिए। कभी पूछ दिया तो आप बता सकते हैं कि रूट्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट्स, जो ऑर्चिड का प्लांट होता है उसके रूट में स्टडी किया इन्होंने। और उसको जब माइक्रोस्कोप पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अध्ययन किया, तो अभी तक आप बता दें यहाँ पे ईरा देख सकते हैं कि 1871। देखिए लास्ट इन्वेंशन किया गया था 1674 में, लेकिन बहुत सालों के बाद जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का समय बीत गया और हम लोगों ने नया माइक्रोस्कोप खोज लिया, इसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बेटा हम बता दें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीफिकेशन है 10 गुना हो सकता है। 10 गुना हम लोग उसके मैग्नीफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो जब 10 गुना उसको मैग्नीफाइंग करके देखा उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो ऑर्चिड के रूट्स में, जो ऑर्चिड का प्लांट है उसके रूट्स में इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया सेल के अंदर सेंटर में। उसका क्या नाम था? उसका नाम था न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं केंद्रक। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रक। ये इन्वेंशन किया रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। इसी से रिलेटेड और है, थोड़ा सा और है बेटा, डिस्कवरी ऑफ द सेल, या कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ द सेल। सेल की हिस्ट्री की बातें हम लोग कर रहे थे, तो हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ही तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक साइंटिस्ट और आए, उनका क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था पुरकिंजे। और पुरकिंजे कब आए थे? पुरकिंजे, इनका समय था 1839।
कहीं कहीं किसी किसी बुक में बच्चों 38 भी देता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 38 39 में कोई डिफरेंस नहीं है, ये अलग अलग बातें हैं और ये सेम बातें हैं, बस बुक्स में अलग अलग मेंशन कर दिया जाता है। तो ये टाइम को लेके बहुत आपको पैनिक नहीं होना है। 1838 39 सेम है, एक साल का उसमें आगे पीछे हो सकता है। तो पुरकिंजे जो थे बच्चों, ये कब इन्वेंशन किए थे? 1839 में। क्या किए थे ये तो बताएंगे। गिवन द टर्म, इन्होंने एक टर्म दिया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। उस टर्म को इन्होंने बोला प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था डायग्राम में कि कोई सेल जो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है ना, उस सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा हुआ, जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है, कैसा होता है? जेली लाइक होता है। जैसे आप सभी लोगों ने जैम और जेली देखा होगा बच्चों। तो जेली क्या होता है? ना पूरी तरह से लिक्विड होता है और ना पूरी तरह सॉलिड होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। कह सकते हैं सेमी फ्लूइड होता है। आप कह सकते हैं उसकी विस्कोसिटी, मतलब उसका जो गाढ़ा सोल्यूशन होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड। तो ये जो सेमी फ्लूइड है ना, जेली लाइक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, सेमी फ्लूइड जेली लाइक, जेली जैसा स्ट्रक्चर था, जेली लाइक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्लूइड भी कहते हैं, वही बातें हैं। तो सेमी फ्लूइड, गाढ़ा सोल्यूशन, जेली लाइक स्ट्रक्चर था, मैट्रिक्स, और इसका क्या नाम दिया इन्होंने? प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या है बच्चों? एक तरह का कोलाइडल सबस्टेंस है। इसके अंदर मतलब कि आप कह सकते हो कोलाइडल का मतलब होता है कोई वाटर है, जैसे मान लीजिए आप पानी लिए गिलास और उसमें नमक और चीनी घोल दीजिए, तो नमक और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें कंकड़ या बालू डाल देंगे तो वो उसमें रहेंगे जरूर, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। उसी तरह जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है ना बच्चों, इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जैसे राइबोसोम्स के पार्टिकल, उसमें प्रेजेंट तो रहते हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो उसे हम लोग कह सकते हैं दानेदार। तो वही है कोलाइडल सबस्टेंस। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? दिस इज द कोलाइडल सबस्टेंस। ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म है क्या। तो देखिए इसका एक कैरेक्टर है सेमी फ्लूइड है, दूसरा कैरेक्टर है जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम? मैट्रिक्स कह सकते हैं, और ये कोलाइडल सबस्टेंस होता है। और ये पूरे सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को या पूरे सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कह सकते हैं इंटरनली उसको सपोर्ट देता है न्यूट्रिशन के वे में, न्यूट्रिशन के फॉर्म में। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है ये प्रोटोप्लाज्म। लेकिन ये बातें पुरकिंजे ने सिर्फ टर्म दिया था, ये सब बातें बताया नहीं था। तो मतलब इसका इन्वेंशन किसने किया था? इसको सबसे पहले खोजा किसने था? ये तो टर्म दे दिए कि ठीक है ये प्रोटोप्लाज्म है, जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सब सेल के अंदर, जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा है इसका क्या नाम है? इसका नाम उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। लेकिन बेटा आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले इन्वेंट किसने किया? तो अब आपको ये जानना है कि वो किसने किया था। तो उनका नाम था फेलिक्स डुजार्दिन। क्या नाम था उनका? फेलिक्स डुजार्दिन। आपको लग रहा है कितने खतरनाक नाम है ना साइंटिस्ट के। हाँ, तो देखिए ये साइंटिस्ट के नाम थोड़े खतरनाक होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में निरहू गुरहू होते हैं ना, उसी तरह वहाँ पे भी बहुत सारे खतरनाक नाम हैं। फेलिक्स डुजार्दिन हो गए, पुरकिंजे हो गए, ये सब टर्म बेटा आपको याद करना होगा, तभी आपके एग्जाम में ये सब चीज़ें काम आ पाएंगी। तो चलिए इनका नाम है फेलिक्स डुजार्दिन। और फेलिक्स डुजार्दिन ने जो बताया, क्या बताया? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को इन्वेंट किया था, डिस्कवरी किया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये तो टर्म दिए थे कि ऊपर लिख दिया गिवन द टर्म, इन्होंने सिर्फ टर्म दिया, लेकिन इसके बारे में जो बताया इन्होंने डिस्कवरी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने डिस्कवर किया। और ये डिस्कवरी जो हुई थी इनके द्वारा, उसका नाम इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नहीं दिया था। तब क्या दिया था? इन्होंने टर्म दिया था, गिवन टर्म, उसको बोला था इन्होंने क्या बोला था? सारकोड बोला था। क्या बोला? सारकोड। ये बातें याद रखिएगा कि इन्होंने जो टर्म दिया था उसका नाम है सारकोड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेलिक्स डुजार्दिन ने इसको डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को, लेकिन उन्होंने जो टर्म दिया उसका नाम सारकोड रखा था, प्रोटोप्लाज्म नहीं रखा था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है पुरकिंजे, पुरकिंजे ने आकर उसका नाम क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में इन्होंने ये भी बात कही कि ये बातें अगर आप नोट कर लियो बेटा, देखिए हम हट जा रहे हैं एक तरफ, इसको आप नोट कर लेना, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर हो गया हो नोट, तो नोट हो जाने के बाद आप जो है आगे फिर हम लोग देखते हैं कि जो पुरकिंजे ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में तो आपने बोला कि सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स है, कोलाइडल सबस्टेंस है, लेकिन इन्होंने इसको कहा कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसको एक टर्म और दिया इन्होंने कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा?
ये कहा पुरकिंजे ने टर्म दिया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन का भौतिक आधार है। मतलब बिना प्रोटोप्लाज्म के हमारा ना सेल जिंदा रहेगा ना हम जिंदा रहेंगे। तो देखो किसी भी सेल का लाइव या डेड होना किस पे डिपेंड करता है? प्रोटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो ऊपर का बार्क होता है उसकी सेल क्या होती है? डेड होती है, मतलब वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्लांट्स की बॉडी का जो ऊपर का छिलका होता है ना, कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसे कहते हैं बार्क, BARK। तो ये बार्क जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? डेड स्ट्रक्चर का होता है, डेड सेल का बना होता है। लेकिन उसी प्लांट के बॉडी में जो अंदर के सेल होते हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, उनमें जो सेल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? लाइव होते हैं। उसी तरह हमारी भी बॉडी में जैसे हमारे नेल और हमारे स्किन का सेल क्या है? डेड है, मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म एक्टिव नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी में हमारे मांसपेशियों का जो सेल है, हमारे बोन्स का जो सेल है, हमारे ब्लड का जो सेल है बेटा, वो क्या है? लाइव है। लाइव क्यों है? क्योंकि उसका प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई सेल का लाइव होना या डेड होना वो किस में डिपेंड करता है? प्रोटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है। मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अगर प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है तो सेल एक्टिव है, सेल एक्टिव है तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव है। तो बच्चों ये बात याद रखना कि किसी भी बॉडी को लिविंग कंडीशन रखने के लिए सेल का मतलब लिविंग होना जरूरी है, और सेल का लिविंग होने के लिए जरूरी क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक्टिव होना। मतलब कि अगर प्रोटोप्लाज्म एक्टिव है तो सेल भी एक्टिव होगा। देखो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर बोलता है कि सेल को एक्टिव रखने के लिए, पूरी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पीना चाहिए? पानी, दारू नहीं, पानी। तो पानी पीने के लिए क्या है? ये क्यों ऐसा बोला जाता है? डॉक्टर क्यों बोलता है कि एक एडल्ट पर्सन को 24 आवर में 3 to 4 लीटर वाटर कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है बेटा कि हमारे प्रोटोप्लाज्म में 70% क्या होता है? वाटर होता है। 70% ऑफ वाटर कंटेंट इन द प्रोटोप्लाज्म। 70% वाटर जो होता है वो हमारे प्रोटोप्लाज्म में होता है, और कहीं कहीं 80% भी होता है। ये 70 to 80%, ये 70 to 80% हमारे बॉडी पूरे सेल का प्रोटोप्लाज्म का जो है 70 से 80% वाटर है, और बाकी का जो रिमेनिंग 20 to 30% जो है वो क्या है? उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे जो उसमें डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनको एक शब्द में हम इसको बोल सकते हैं कि ये सब सॉल्यूट्स होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें इसमें डिज़ोल्व होती हैं, कह सकते हैं घुलनशील होती हैं, उसमें डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं। तो ये सब अदर सॉल्यूट्स हैं। तो अब आपको समझ में आया बच्चों कि किसी भी सेल का जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए जो जरूरी है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का 70 से 80% वॉल्यूम कौन कवर करता है? वाटर कवर करता है। और बाकी 20 से 30%, 20 to 30% वॉल्यूम कंटेन बाय द कवर्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स एंड अदर सॉल्यूट्स। तो ये अदर सॉल्यूट्स क्या हैं? उसमें सब डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, और वो प्रोटोप्लाज्म हमारे सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आपको पता चल गया कि सेल को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? प्रोटोप्लाज्म चाहिए। और प्रोटोप्लाज्म को सर्वाइव मतलब एक्टिव रखने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करना है पूरी लाइफ में? वाटर। खाना कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए। ओके बच्चों, तो ये हमारा था आज का इंट्रोडक्शन, या कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल का जो हिस्ट्री था वो था। अब हम लोग बच्चों अगले टर्म पे जब मिलेंगे तो सेल के थियरीज के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इनफ है। हम लोग फिर मिलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे।